सखी सहेली। सखी सहेली। सुनने वाली सभी सखियों को दीपा माहेश्वरी का और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। भाई दीपा, ऐसा है ना कि हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिख कर भेजा है कि हम ये मानते हैं कि ये कार्यक्रम जो है हमारी सखियों का है, यानी कि महिलाओं के लिए है। जी जी। लेकिन हम भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो कुछ खास कार्यक्रम हमारे लिए भी लेकर आए। तो भाई जो भी जानकारी हम देते हैं, जो बातें करते हैं, हमें लगता है हमारे भाई लोग भी उतने ही प्यार से इसको सुनते हैं। और जाहिर है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन है ना जी। ये भले सखी सहेली कार्यक्रम है रेणु जी, लेकिन सखा भी हमारे उतने ही महत्वपूर्ण है इस कार्यक्रम के लिए, और वो बहुत ध्यान से और बहुत रुचि लेकर सुनते हैं। तो इस बात के लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद और स्वागत हम करते हैं उनका भी, क्योंकि आज हम कार्यक्रम में भारत रत्न MS सुब्बुलक्ष्मी जी के बारे में बताने जा रहे हैं। और ओजोन परत किस तरह से हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रही है, या पर्यावरण के प्रभाव से किस तरह से ओजोन परत में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। और वहीं हम आज खास कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं जी, गीत मंजरी। और गीत मंजरी में आज हम रंग बिखेरेंगे। तो भाई हमें लगता है कि हमारे सभी श्रोता बड़े प्यार से इसको सुनेंगे और आनंद उठाएंगे उसका। जी बिल्कुल। लगता है सभी को बेसब्री से अब इंतजार होगा कि देखें आगे अब क्या आता है ना। हमारे देश में रेणु जी, महिलाओं ने हमेशा कहीं ना कहीं कुछ कुछ ऐसे काम कर दिखाए हैं, ऐसी ऐसी प्रतिभाएं जन्मी है कि जिनके बारे में जब जब मौका मिले उनके बारे में बात जरूर करनी चाहिए, है ना जी। और एक ऐसी शख्सियत है जिनकी आज जयंती है, MS सुब्बुलक्ष्मी जी। शास्त्रीय संगीत को जो इन्होंने बहुत नई ऊंचाइयां दी, और कर्नाटक संगीत की कहते हैं ना कि पर्याय सी बन गई हैं। बिल्कुल जी। और जैसे अभी आपने बताया भारत रत्न तो इन्हें प्राप्त हुआ ही है, और आज इनकी जयंती है। तो इस दिन के लिए आज हम सब की ओर से, इस सखी सहेली परिवार की ओर से हम उन्हें सादर नमन करते हैं। यानी कि अब हमारे श्रोता समझ गए होंगे, 16 सितंबर 1916 को मदुरई में आपका जन्म हुआ, और 11 दिसंबर 2004 में आपने अलविदा कहा इस फानी दुनिया को। और जैसे कि क्या कहें, उनकी गायकी के बारे में तो ये कहते हैं ना कि कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि जो लोग उनकी वैसे तो कहा क्या, ये बात तो सत्य है कि उनकी जो भाषा भी नहीं समझते थे, वो भी उनकी गायकी सुनते हैं। और उनकी आवाज़ को परमात्मा की अभिव्यक्ति कहा गया, और लोग प्रसन्न चित्त होकर उनका गायन सुनते हैं। जाहिर है कि आप कर्नाटक शैली में गाती हैं, लेकिन फिर भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत वाले भी उतनी ही रुचि से आपको सुनते हैं जी। और अगर इनके बचपन के बारे में बात करें कि कैसा बीता इनका बचपन, तो भाई बहन के साथ संगीत का क्योंकि बहुत वातावरण था इनके घर में। पिता थे इनके वीणा वादक, और माता भी संगीत से ही उनका बहुत रुझान था संगीत में। तो इन्हीं सभी के बीच में इनका जो ये बड़ी बड़ी इसी वातावरण में, और तभी तो 6 वर्ष की आयु में ही इन्होंने पहला मंच प्रस्तुति दे दी, यानी कि लोगों के समक्ष अपना गायन प्रस्तुत कर दिया जी। इतनी कम आयु में किस तरह से करना आसान नहीं होता है ना। जी हाँ। और एक तरफ तो ये ले रही थी संगीत, कर्नाटक संगीत की शिक्षा, वहाँ उनके शिक्षक थे सेम्मनगुड़ी श्रीनिवास अय्यर। तो दूसरी तरफ ये हिंदुस्तानी संगीत भी सीख रही थी। वो उनके वहाँ शिक्षक थे पंडित नारायण राव व्यास जी। तो दोनों का जो मेल जोल जो संगीत में आया, वो सभी ने सुना देखा। और अभी तक उसका रसास्वादन कर रहे हैं। सुब्बुलक्ष्मी जी का पहला भक्ति संगीत का एल्बम तब आया जब उनकी उम्र केवल 8 वर्ष की थी, नहीं 10 वर्ष थी, और 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक जन प्रस्तुति दी थी। और उसके बाद मद्रास संगीत अकेडमी में आप आ गई, और जबकि उनकी मातृभाषा कन्नड़ थी, लेकिन फिर भी बहुत अलग अलग भाषाओं में उन्होंने गायन किया। और बहुत सारी ऐसी जो कह सकते हैं ना कि सुप्रभातम जो है वो अभी भी इतना ज़्यादा सुना जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ MS सुब्बुलक्ष्मी जी का नाम आ जाता है ज़बान पर, है ना जी। और आगे इनकी जीवनी के बारे में कुछ अगर पता लगाएं तो आज़ादी की लड़ाई में सुब्बुलक्ष्मी जी ने, और उनके जो पति थे वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका नाम था सदाशिवम जी।
उन्होंने भी बहुत ज़ोर शोर से इसमें भाग लिया और योगदान किया अपना। एमएस जी को संगीत से जो भी कमाई होती थी ना, वो आज़ादी की लड़ाई में ही समर्पित कर देती थी। और महात्मा गांधी कहें या जवाहरलाल नेहरू जी कहें, सभी इनके जो गायन से मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे, मंत्रमुग्ध होते थे। और लता मंगेशकर जी ने आपको तपस्विनी कहा, वहीं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने आपको सुस्वर लक्ष्मी पुकारा, और किशोरी अमोरकर जी ने आपको संगीत का 8वां सुर कहा। संगीत में 7 सुर होते हैं, हम सब जानते हैं, और अमोरकर जी ने आपको 8वां सुर कहा। तो ये आपकी गायकी का ही कमाल है कि जो इस तरह से आपको इन तरह से लोगों ने परिभाषित किया या सम्मान के तौर पर कहा आपको। जी, कुछ बीच में एक ऐसा भी वक्त आया था रेणु जी, जब इन्हें थोड़े फिल्मों के प्रति रुचि आई। तो जैसे फिल्में हैं ना, सेवा सदन, सावित्री, भक्ति मीरा, कुछ फिल्मों में इन्होंने काम किया और उसमें गायन भी किया। लेकिन थोड़े ही वक्त में उन्हें ये पता चल गया कि नहीं, मैं फिल्मों के लिए नहीं बनी हूँ, मेरे लिए तो गायन ही ठीक है और शायद मैं इसी के लिए जन्मी हूँ। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर गायकी में उनके रहने की वजह से गायन समाज कह सकते हैं, या वो जो एक खजाना उन्होंने भरा है गायकी में, वो बहुत अमूल्य है, हमारे लिए बहुमूल्य है। और जब भी आपकी गायकी सुनिए तो सच में लगता है कि परमात्मा की अभिव्यक्ति है। जी, तो क्यों ना हम एक प्यारा सा भजन सुन लें। तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, मोर तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, मोर तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर
गोपाल दूसरों न कोई मोर तो गिरिधर गोपाल दूसरों न भाई MS सुब्बुलक्ष्मी जी ने उस वक्त गायकी में अपना परचम लहराया जबकि उस समय सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही गाते थे और उन्हीं का दबदबा था इस क्षेत्र में, है ना। और ऐसे में अपनी जगह बनाना इतना आसान नहीं होता है और वो भी ये कि कह सकते हैं ना कि बिल्कुल मील का पत्थर हो गई और गायकी का पर्याय बन गई। तो हम सब बड़े उन्हें प्यार से और आदर से नमन करते हैं और उनकी गायकी को नमन करते हैं। जी बिल्कुल। और आज एक और दिन है, खास दिन रेणु जी। बिल्कुल, आज है विश्व ओजोन दिवस। ओजोन दिवस। तो ओजोन जो है हमारे पृथ्वी के बाहर वायुमंडल में एक परत है जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज़ जो आती हैं, जो क्षति पहुंचाती हैं हमको, उनको वो अवशोषित कर लेती है। तो उससे क्या है कि जो कहते भी हैं ये कि वैज्ञानिक कहते हैं कि जीवन जो है पृथ्वी पर इसीलिए संभव है कि ओजोन लेयर है, यानी ओजोन परत है। जी, ये एक तरह से, और अगर बहुत ही साधारण भाषा में कहे ना, कि कैसे होता है, पिता होता है तो अपने पूरे घर का देखभाल करेंगे पिता, और सारी मुसीबतें जो भी होंगी वो अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन वो घर को सुरक्षित रखते हैं। जी, ये बस उसी तरीके से ये जो ओजोन लेयर है, ये जो हमारी ऊपर परत बनी है, ये भी ठीक उसी तरीके से है। यानी इसमें अगर कुछ खतरा आता है तो हम सबके ऊपर खतरा है। ये हमारी सुरक्षा छतरी है, कह सकते हैं। जी जी हाँ। और भाई 1913 में फ्रांस के भौतिकविदों ने इसको पहचाना। फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने इसकी पहचान की और समझा कि कुछ तो ऐसा है जो बैगनी किरणों को आने से रोक रहा है, अवशोषित कर ले रहा है। तो यानी कि कितना महत्व है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए ओजोन परत का। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी अत्याधुनिक जो तरीका हमारा जीने का हो गया है ना दीपा, के हम लोग फ्रिज कहते हैं कि फ्रिज और ये एयर कंडीशन जो है हम इन सब में जो गैस निकलती है वो कहीं ना कहीं इसको तकलीफ पहुंचा रही है और उसको नष्ट कर रही है। बट ये जो जितनी गाड़ियां जो चल रही हैं आजकल, वाहन का इस्तेमाल तो होता ही है। हम थोड़े थोड़े से भी काम करते हैं तो हमको आदत हो चुकी है, हम उठाते हैं अपनी गाड़ी और निकल चलते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखे बगैर कि जो इसमें से गैस निकल रही है वो वायु को कितना प्रदूषित कर रही है, हमारी हवा को कितना खराब कर रही है। बिल्कुल, और खास तौर से धीरे धीरे करके ये ओजोन परत को भी नष्ट कर रही है, जो कि सुरक्षा कवच हमारे लिए है। तो हम कोशिश करें कि ये सारी चीजें हैं, जैसे कि अब अगर हम वातानुकूलित यंत्र की बात करें, यानी एयर कंडीशनर की बात करें, तो अब हर कमरे में लगाना आवश्यक है क्या, ये पहले सोच लें। ऐसा तो नहीं कि अगर महीने में मतलब पूरे वर्ष में अगर आपके 2 महीने 4 महीने गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो क्या आप एक साथ परिवार एक साथ रह सकता है, सो सकता है? तो कोशिश करें कि अगर 3-4 लगा रहे हैं तो क्या 2 से काम चला लें या 1 से काम चला लें। तो कुछ इस तरह से हम इन सब की संख्या में कमी करके या रेफ्रिजरेटर की संख्या में कमी करके कहीं ना कहीं बचा सकते हैं। जी, फ्रिज में भी हम कर सकते हैं ना, हमें आदत हो चुकी है रेणु जी, हर चीज जो लाए हम फ्रिज में रख देते हैं। बिल्कुल ध्यान नहीं रखते कि इसकी जरूरत है या नहीं, या कितना हम ताजा अगर बहुत खा रहे हैं तो फिर उसको हर चीज को फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। या हम बहुत ज्यादा एक साथ क्यों खरीद लेते हैं कि हमें उसे फ्रिज में रख के संरक्षित करना पड़े। थोड़ा थोड़ा ले आए, जब जरूरत पड़ेगी तब खरीद लेंगे। जी, ऐसा भी कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, इन पर विचार करना चाहिए हमें। और जैसे अक्सर हम ये भी सोचते हैं कि एक हमारे करने से क्या होगा, एक अगर हम एयर कंडीशनर कम लगाएंगे तो क्या होगा। भाई एक से ही 1000 और लाख और करोड़ की संख्या बनती है, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं पहल हमें करनी ही पड़ेगी ये बदलाव लाने में और ये सोच को लेकर आने में। जी हाँ, बिल्कुल। और ओजोन परत जो दिवस मना रहे हैं, विश्व मना रहा है, वो सिर्फ इसीलिए कि हम इसके प्रति जागरूक हों और उसके संरक्षण के बारे में समझें। पहले तो ये पता हमें चले कि हाँ, वायुमंडल में हमारे पृथ्वी के पास एक ऐसी परत है, हमें प्रकृति ने दे रखी है, जिसको हमें संरक्षित करना है ना। जी बिल्कुल। और ये जागरूकता लाने के लिए ही आज ये 16 दिसंबर को हम विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। तो हमें लगता है कि हमारे सब श्रोता इस पर प्रण कर रहे होंगे। और भाई देखिए, ये बात जो है ना, वो सिर्फ सखियों पर लागू नहीं होती है। ये जो बात है, प्रण करने वाली बात, ये सभी श्रोताओं पर लागू होती है। तो श्रोता सुन रहे होंगे जरूर, तो ध्यान रखेंगे। और आज हम गीत मंजरी में रंगों की बात करेंगे। तो जब हमने प्रकृति की बात कही कि प्रकृति ने एक छतरी दी रखी है, वैसे ही कितने ढेर सारे रंग प्रकृति ने बिखेरे हैं हमारे आसपास। तो उससे जुड़े हुए गीत सुनेंगे, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि इस प्रकृति को किसने बनाया है। चलिए सुनते। हरी हरी वसुंधरा नीली
नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां। ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो। इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की। कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। ये तो सचमुच बार बार ये सवाल जो है ना वो मन में आता है कि ये कौन चित्रकार है जी है ना? इतने सुंदर रंग का सुनियो जो किस तरह से उन्होंने सुनियोजित किया हुआ है, माफ कीजिएगा, कि कहीं पे हरा है, कहीं पे अगर नीला आसमान है तो नीचे नीला, फिर नीला रंग नहीं दिया है। पत्तियों को, खेत खलिहानों को, जंगलों को हरा रंग दे दिया, हरा रंग दे दिया है। और समुद्र का रंग कहते हैं कि पता नहीं क्या होता है पानी का रंग, लेकिन आकाश की वजह से वो नीला दिखाई देता है। जी, जी। तो कुछ ये सब चमत्कार तो है ही। और रंगों की अगर बात कर रही हो जैसे ना दीपा, तो केवल हरा रंग क्यों, हरे रंग में कितने ज्यादा मतलब विविधता है। रंगों को अगर हम देखने लगते हैं तो लगता है इतने ढेर सारे हरे रंग, इतने ज्यादा, और इन्हीं के बीच बीच में रंग बिरंगे फूल। बिल्कुल।
और फूलों की भी अगर देखा जाए तो गुलाबी के अगर फूल देखे जाए तो गुलाबी के इतने ज्यादा शेड्स होंगे, इतने ज्यादा अलग अलग विविध रंग होंगे, हल्का गुलाबी, उसमें भी कुछ बैगनी लिए होता है, कोई केसरिया लिए होता है, कोई लाल रंग लिए गुलाबी होता है। तो गुलाबी की भी विविधता जो है वो देखते बनती है। तो प्रकृति के जो नज़ारे हैं वो वाकई अतुलनीय है, अद्वितीय है, अवर्णनीय है। बिल्कुल, क्योंकि कह सकते हैं कि अगर हम जैसे पर्वतों की ओर देखने लगे तो पर्वतों में ही इतना रंग दिखता है, कोई भूरा दिखता है, कोई काला दिखता है, कोई हिमाच्छादित है तो वो सफेद दिखता है और कभी नीला दिखता है। जी बिल्कुल, यानी कि हर तरफ ये इस तरह से मनोहारी और लुभावने जो दृश्य होते हैं, इन्हें देख करके बार बार जो एक शब्द दिमाग में हमारे आ रहा है वो है रंग। बिल्कुल, ये जैसे हमारे जीवन भी इतनी ही रंग बिरंगी है, इतनी ही खूबसूरत है और ऐसी होनी चाहिए भी। बिल्कुल, रंगों का महत्व तो है ही। क्यों तितली सबको इतनी प्यारी लगती है? क्योंकि एक छोटी सी तितली जो होती है, मुश्किल से 2 या 3 इंच लंबे चौड़े उसके पंख होते हैं और उसमें तमाम रंग और इतनी खूबसूरती से भरे होते हैं। जैसे तुम बार बार कह रही हो कि उनका जो संयोजन है वो इतना खूबसूरत होता है कि देखते बनता है, और इतनी चित्रकारी भी इतनी सुंदर। तो कुछ अगर हमारी जिंदगी में जो रंगों की अगर हम बात करें तो हमारे मन मिजाज सब रंगों से बहुत प्रभावित होते हैं। अक्सर हमने देखा है कि अगर मन बहुत उदास हो या कुछ हो, आप कुछ चटक रंग का कपड़ा पहन लें, कुछ इस तरह से देख लें हरियाली, तो आपका मन एकदम खुश हो जाता है। और हरियाली के बीच में वहीं कहीं अगर पीले लाल कुछ फूल हों, बैगनी फूल होते हैं, लाल फूल होते हैं, गुलाबी फूल हैं, उनको अगर आपने देख लिया तब तो पूछिए मत क्या बात है। यानी कि ईश्वर हमें ये संदेश दे रहे हैं रंगों के द्वारा कि अपने जीवन को भी इसी तरह रखिए, इसी तरह बनाए रखिए। उतार चढ़ाव आएंगे, कहीं पे कलर जैसे रंग कहीं पे थोड़ा सा मध्यम सा हो जाता है, कहीं बैठा हुआ सा कलर हो जाता है, कहीं धूमिल सा होता है, कहीं धुंधला सा हो जाता है, कहीं धुआं सा रंग होता है। लेकिन जो भी रंग हैं उनके भी अपने महत्व हैं, मायने हैं। लेकिन फिर भी जो खुशियां जो हैं वो कहीं ना कहीं लाल पीले हरे चटकीले रंग से ही प्रदर्शित की जाती हैं और उनको देखकर आनंद भी आता है। यानी कि रंग हमारे जीवन में एक अलग ही छाप छोड़ते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो पहले एक गीत सुने रंग पे? हाँ बिल्कुल, फिर हम आगे विविध रंगों की बात करते हैं। और जब रंगों की बात आती है तो इंद्रधनुष सबसे ऊपर आता है ना जी।
क्या बात है। लिखने वालों ने भी कमाल का लिख दिया। जहाँ से चित्रकारी की बात आती है, वहीं इस तरह से गीतों को भी लिखने वाले अपने आप में एक चित्रकार होते हैं और किस तरह से चित्र खींच देते हैं ना। और रंग पे कितने गीत हैं, मतलब कितनी भावनाएं और कितने अलग अलग भावों को उन्होंने पेश किया है गीतकारों ने। बिल्कुल। रंगों का कह सकते हैं ना कि सबसे अच्छा उदाहरण, जैसे हमने कार्यक्रम में इस गीत से पहले कहा कि इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष की अगर बात करें तो सातों रंग अपने आप सामने आ जाता है, और ये जब भी आकाश में बनता है तो बिल्कुल मतलब मन जो है बिल्कुल बालमन हो जाता है, जैसे लगता है बच्चों जैसे हम हो गए। और सवाल आता है कि ये रंग कहाँ से आए, ये क्या है, ये कैसे बन गया, और इतना सही खींचता है। मतलब इंद्रधनुष जब बनता है तो उसकी जो रेखा है, आर्च जो बनता है, वो वाकई इतना सधा हुआ लगता है कि ये जो चित्रकार है बार बार मन करता है कि इसके हाथ चूम लें। जी, और आप सही कह रही हैं, बच्चे तो क्या, हम भी जब आसमान में इंद्रधनुष बनता है तो कितने खुश होकर के थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन हम खिड़की के बाहर जाके देखते जरूर है। जब घर के बच्चे बोलते हैं ना कि अरे देखो देखो इंद्रधनुष बना है आज बाहर आसमान में, क्योंकि आंगन में आ जाते हैं। जी, और हाँ जी, मैं बता रही थी, ये कह रही थी रेणु जी कि इंद्रधनुष अक्सर बरसात के दिनों में बनता है। और क्यों बनता है वो, इसलिए कि हमारी आंखों से सूर्य का प्रकाश जो है वो बिल्कुल सफेद दिखाई देगा हमारे साधारण आंखों से देखें, लेकिन वास्तव में ये 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बना है। जब विज्ञान के हम करते हैं एक्सपेरिमेंट्स, तो वहाँ हम सीखते हैं कि प्रिज्म के जरिए जब भी हम इसे देखें, इस पर से सूर्य की किरण अगर उस पर पड़े, तब इसमें से गुजरते हुए जब किरणें निकलती हैं, बिखर जाती है, और वो अलग अलग 7 रंगों में बिखरती हैं। और बिल्कुल, और ये जो है सिर्फ अक्सर नहीं बल्कि केवल बारिश के दिनों में ही ऐसा संभव हो पाता है, क्योंकि बारिश के दिनों में ही पानी की जो छोटी छोटी बूंद है इसी प्रिज्म की तरह काम करती हैं। यानी कि जो एक तिकोना सा जो शीशे का बनाया जाता है प्रिज्म, जिसे हम प्रयोगशाला में रखते हैं, ये प्रकृति बनाती है अपने आप में। और जब सूर्य का प्रकाश इन बूंदों पर पड़ता है तो वो इंद्रधनुष में परिवर्तित हो जाता है, और हम प्रकृति के इस अनुपम नज़ारे को अपनी आंखों से देखते हैं। और हम सभी जानते हैं कि सीवी रमन जी ने इसका प्रतिपादन किया था और बताया था कि किस तरह से इंद्रधनुष बनता है। और इंद्रधनुष में आप सब जानते हैं कि 7 रंग होते हैं, और ये जो आर्च का रूप होता है, यानी धनुष के आकार जो होती है, ये अभी जैसे बता रही हो कि विश्लेषण जब हम करते हैं इसका, विक्षेपण होता है, यानी जब बिखरता है ये रंग, तो 7 क्रम जो है उसका एक। और सबसे बड़ी बात जो है आश्चर्य वाली, कि ये 7 रंग का अपना एक क्रम है, और रंग जो है वो इतने मतलब कह सकते हैं कि इतने अनोखे और अनूठे से रंग हैं कि बस देख के मजा आ जाता है। और किस तरह से एक दूसरे में मर्ज होते हैं कि कहीं एक उसकी कहीं भी सीमा रेखा नहीं दिखाई देती कि कौन सा रंग खत्म हुआ और दूसरा शुरू हो गया। जी, है ना। तो ये रंग के जो क्रम है ना, वो भी निश्चित है, और वो कैसी है। लाल सबसे पहले सबसे ऊपर दिखाई देगा, लाल, फिर नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। यानी कि लाल रंग सबसे ऊपर होगा इंद्रधनुष के, और सबसे नीचे जो आता है, सबसे छोटा जो अर्क लिए हुए जो रहता है, वो है बैंगनी रंग। मतलब इसी क्रम को अगर हम हिंदी में एक बार यूं कहें, जब पढ़ाते हैं ना छोटी कक्षाओं में, तब कहते हैं बै, नी, आ, ह, पी, ना, ला। और अंग्रेजी में इसको याद करने के लिए विबग्योर कहते हैं। बिल्कुल, विबग्योर, बल्कि इंद्रधनुष का नाम ही रख दिया गया है ताकि याद करने में आसानी भी रहे। जी, और इस तरह से तो हम दिख ही जाता है। तो हम बड़ा इंतजार करते हैं ऐसे विलक्षण समय का कि जब हमें इंद्रधनुष दिखाई दे। जी, और केवल ये इंद्रधनुष ऐसे दिखाई नहीं देता है, बल्कि ये जो रंग जो हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये चिकित्सा भी करते हैं, और इस पर बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां भी आ रही हैं। अभी उस पर पढ़ाई चल रही है, कुछ शोध चल रहे हैं, और रंगों से चिकित्सा भी की जाती है। जी, जिसे कलर थेरेपी भी कहते हैं। जी जी, जैसे हमारे शरीर में जो ना ये सारे तत्व जितने प्रकृति दिखाती है हमें बाहर, वो हमारे सब शरीर के अंदर भी है वो तत्व। और वो हमारे जो, जैसा कि जो लोग मानते हैं कि चक्र हैं 7, उन 7 चक्रों से जुड़े हैं, और रंगों का संतुलन हमारे स्वास्थ्य और सोच को सही दिशा देता है। और तो जाहिर है कि जब हमारा सोच और हमारा जब सोच सही होगी तो जाहिर है स्वास्थ्य भी हमारा ठीक होगा। तो इस तरह से चक्रों से जुड़े होने के कारण ये चिकित्सा में भी काम आते हैं। जी, अब देखिएगा जैसे इंद्रधनुष में सबसे ऊपर दिखाई देता है लाल रंग, तो ये रंग क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है ऊर्जा, सफलता, उत्साह हो, सौभाग्य हो, इन सबको लाल रंग
के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इन सब भावों के लिए। तो अगर किसी में कभी ऊर्जाहीन रहते हैं ना, कभी कोई व्यक्ति बहुत शांत रहते हैं या उनमें ऐसा लगता है, घर वाले खासतौर पर बच्चों की अगर बात करें तो जब माता पिता कहते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है या बहुत ये सुस्त सा रहता है, तो चिकित्सक वहाँ पर इस तरह से कुछ लाल रंग की चीज़ें का बोलते हैं कि इन्हीं कपड़े पहनाओ, या जो भी उनकी चिकित्सा होती होगी, तो इस तरह से वो लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं। साथ में ट्रैफिक सिग्नल पे तो लाल रंग का इस्तेमाल होता है, खतरे का निशान भी होता है। जी। दूसरा रंग है इंद्रधनुष के, अगर चक्र में देखें तो वो है नारंगी रंग, और ये दर्शाता है खुशी, सफलता, शालीनता, इन सब के लिए, इन सारे भावों के लिए नारंगी रंग का इस्तेमाल करते हैं। और पीले रंग की अगर बात आती है तो तीसरा रंग जो हमारे इंद्रधनुष के में दिखाई देता है वो है पीला रंग, और ये हमारी रचनात्मक क्षमता को, यानी हमारी कल्पनाशीलता को दर्शाता है, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, और उसके साथ साथ आत्मविश्वास भी दिखाता है कि किस तरह से हमारे में आत्मविश्वास है। और जैसे कि जाहिर है फिर अगर हम आत्मविश्वासी होंगे तो हमारे में डर और निराशा जैसी चीज नहीं होगी, तो इन दोषों को नियंत्रित कर सकता है ये रंग। और उसके बाद आता है हरा रंग, यानी चौथा रंग, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमें विश्वास, दया, हम अगर दया के प्रतीक की बात आती है तो हम हरे रंग की बात करते हैं कि हम बड़ा दयालु प्रकृति का व्यक्ति है, और धरती माँ भी हमारी हरी है। और अकेलेपन और ईर्ष्या को दर्शाता है हरा रंग। इन मन के भावों में संतुलन स्थापित करता है, यानी कि अगर ईर्ष्या है या कुछ अकेलापन है, एकाकीपन अगर आपके मन में आ रहा है तो आप हरे रंग के इस्तेमाल से या उसके किसी प्रयोग से किस तरह से इसकी चिकित्सा की जाती है। ये रंग हम बराबर जैसे कहते हैं कि हमारे तिरंगे में भी है कि हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है, और इसी के साथ स्फूर्ति का भी प्रतीक है, प्रकृति और अध्यात्म का भी ये रंग है हरा रंग। जी। अब आगे है पांचवा रंग, वो है नीला रंग, जो संवाद की शक्ति, यानी जो लीडरशिप क्वालिटी के लिए ये रंग इस्तेमाल होता है, समझदारी के लिए, न्याय, धैर्य, सम्मान, नम्रता हो, इच्छा शक्ति, इन सबको ये रंग दर्शाता है। और मनोविज्ञान की अगर बात करें तो नीला रंग बल और धीरता का भी रंग है, ये शौर्य और गंभीरता को भी दर्शाता है। फिर है छठा रंग, वो है जामुनी, जो कि आज्ञा के लिए, निडरता और वफादारी को दर्शाता है। और सातवां रंग बैगनी रंग है, जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। ये ध्यान, विवेक, आत्म त्याग, आत्मज्ञान, चिंतन, मनुष्यता जैसे गुणों को संतुलित रखता है। तो इतने सारे रंगों के साथ चलिए हम चलते हैं रंगों की दुनिया में और मिलते हैं इंद्रधनुष से। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंस के कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों में। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। रूठी रातें, रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी। रूठी रातें,
रूठी हुई रातों को मनाया कभी, तेरे लिए मीठी सुबह को बुलाया कभी, तेरे बिना भी तेरे लिए ही दिए जलाए हमने, मैंने तेरे लिए ही साफ रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे, भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे, कभी कभी तो आवाज देकर मुझको जगाया ख्वाबों ने, मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने, मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। सपने रंगीन हो सुरीले हो तो क्या बात है ना। बिल्कुल। आज लगता नहीं कि सतरंगी इन रंगों में पूरा माहौल सा सरोबार हो गया है। बिल्कुल। प्रकृति में भी रेणु जी हर रंग बिरंगे नज़ारे तो हम देख ही रहे हैं, और ये रंग कई कई वर्षों से हमारे जीवन में, यानी कि ऐसा नहीं कि ये अब बस अभी कुछ वर्ष पहले ही आए, हजारों साल से हमारे मानव सभ्यता की जन्म क्या हो सकता है कि उसके पहले से प्रकृति में विद्यमान है। ये में जब शोध हो रहे थे तब पता चला कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की खुदाई में भी कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं, कुछ बर्तन और कुछ मूर्तियां भी ऐसी पाई गई हैं जिन पर रंगाई की गई थी। शोधकर्ता ये भी कहते हैं कि इन पर मजीठ यानी मजिष्ठा जड़ से तैयार किया गया रंग इस्तेमाल किया था। जी हाँ, उस समय तो प्राकृतिक रंग ही उपलब्ध थे, या कहें प्रकृति में जो चीजें उपलब्ध थी उन्हीं से रंग निकाले गए, और हजारों साल तक मजीठ की रंग जड़ और बक्कम वृक्ष की छाल को लाल रंग के लिए इस्तेमाल में लाया गया। हल्दी से आप सब जानते हैं कि पीला रंग मिलता है हमें, और वहीं गूलर के वृक्षों की लाख से महावर का रंग तैयार किया जाता है ना। फिर आगे आगे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया तो पश्चिमी देशों में औद्योगिक क्रांति हुई, जिसके कारण कपड़ा उद्योग में तेजी से प्रगति होने लगी। फिर रंग की आवश्यकता थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी, क्योंकि कपड़ा जो उद्योग है ये बढ़ता चला जा रहा था। उस वक्त ये जो प्राकृतिक रंग है इनकी मात्राएं फिर सीमित होने लगी। ऐसे में बढ़ती हुई मांग की स्थिति में ये जो कृत्रिम रंग हैं, यानी कि आर्टिफिशियल कलर्स जिनको हम कहते हैं, इनकी तलाश जरूरी था शुरू हुई। बिल्कुल, ये तो बहुत यूं कह सकते हैं कि उस समय की आवश्यकता थी, मांग थी। इसीलिए तो रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री जो कि लंदन में है, वहाँ विलियम पार्किंसन मलेरिया की दवा बनाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कुनैन बनाने के लिए दिन रात लगे हुए थे। कई प्रयोग किए गए, कुनैन तो नहीं बन पाया, लेकिन इन प्रयोगों के परिणाम में बैगनी रंग जरूर बनाना उन्होंने सीख लिया या उसका आविष्कार कर दिया। संयोग से बने, यानी एकदम संयोग से ही बना था, कोई उसके लिए तैयारी तो थी नहीं। संयोग से बने इस रंग को नाम दिया गया मोव, और ये 1856 की बात है। तो इतने इतने साल पहले की ये बात है जी। और ये प्रयोगशालाओं में तो अक्सर ऐसा होता था ना कि कोशिश कुछ और की जा रही है, बन कुछ और जाता है जी। फिर बाद में कई कृत्रिम रंग बनाए गए, जैसे 1860 में रानी रंग फिर आया, फिर 62 में एनलॉन नीला रंग आया, और इसी तरह से फिर रासायनिक रंग धीरे धीरे बनने लग गए। शुरू में तो ये रंग तारकोल से बनाए जाते थे, लेकिन फिर बाद में कई रासायनिक पदार्थों को मिलाकर ये जो आर्टिफिशियल कलर्स हैं इनको बनाना शुरू किया गया, और बाद में रानी रंग का भारत में भी फिर आयात किया गया। और ये बात है सन 1867 की। और रानी रंग, जैसा कि बहुत सारे लोग इसको मेजेंटा नाम से जानते हैं, इसको बहुत गाढ़ा गुलाबी रंग भी कह सकते हैं। रानी रंग को बहुत सारे क्षेत्रों में हमारे देश में सुशीला रंग भी कहा जाता है। तो कुछ ऐसे ऐसे नाम हैं जिनको कि उन रंगों
उसका क्षेत्र के हिसाब से भी नाम है। तो भाई हिंदुस्तान इस मामले में, हमारा देश बहुत समृद्ध है, क्योंकि एक रंग के भी बहुत सारे नाम हैं। हिंदी में खास तौर से ये विशेषता है, तो बहुत समृद्ध भाषा है हमारी। लेकिन फिलहाल रंगों की अगर हम बात कर रहे हैं तो इससे जुड़ा हुआ एक प्यारा सा गीत हो जाए जी। फूलों के रंग से, दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। सांसों की सरगम धड़कन की बीना, सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो लंबा सफर हो, सुनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हो पश्चिम उत्तर हो दक्षिण, तू हर जगह मुस्कुराए। जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे, उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका, पानी ने टोका, दुनिया ने हंसकर पुकारा। तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार
कृत्रिम रंगों की जहाँ बात कर रहे हैं, वहाँ कई तरीके के रंग आ गए हैं। जैसे कि अगर हमको कागज पर करना है तो वाटर कलर आ गया है, वहीं थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा करना होता है तो पोस्टर कलर है हमारे पास, एक्रेलिक कलर्स हैं, फैब्रिक कलर है। फैब्रिक कलर जैसे कि आप जैसा नाम से समझ रही हैं कि उसको वस्त्रों पर करते हैं और वो छूटते भी नहीं है। वहीं सिल्क के कपड़े पर करने के लिए अलग तरह के आते हैं ताकि वो कड़े ना हो। तो इस तरह से कुछ हम अपनी रचनात्मकता को एक नया आयाम दे सकते हैं और उसमें कुछ कर सकते हैं ना। और ऐसे ऑयल कलर होता है, ऑयल कलर में भी तरीके बहुत अलग अलग हैं। ऑयल कलर की पेंटिंग जब हम करते हैं तो वही कैनवस पर जब करते हैं तो उसे नाइफ से कभी पेंटिंग करते हैं, कभी ब्रश से करते हैं, कभी कुछ बड़े कलाकार जो होते हैं वो उंगलियों से ही बना डालते हैं पूरी पेंटिंग। तो ये रचना जब हम करते हैं तो रंग जो है वो सबसे पहले तो रंग है जिनके सहारे हम अपने मनों की, अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति कर पाते हैं, है ना। चारकोल पेंटिंग भी है इसी तरीके से, वो भी होती, बहुत सुंदर लगती है, बहुत खूबसूरत जी। और अलग अलग रंग हैं, अलग अलग ये तरीके हैं, ये तो माध्यम है। लेकिन हाँ, जब बात आती है रंगों की तो अगर हम देखें तो रंग जो हैं कैसे बनते हैं, क्योंकि कुछ ही ऐसे रंग हैं जो प्राइमरी कलर हैं, यानी कि मौलिक रंग हैं वो। उसके बाद किस तरह से हम तालमेल से, या यूं कहें आसान भाषा में जुगाड़ से हम किस तरह से हमने और ढेर सारे रंग बना डाले। तो भाई जाहिर है कि जब प्राइमरी कलर की बात आती है तो खास तौर से बच्चों को क्यों कहें दीपा, ये किसी भी चीज़ को सीखने की कोई भी उम्र तो नहीं होती। तो अगर हम रंग बनाना चाहते हैं या कुछ हमारी सखियाँ अपनी साड़ी या कुछ कपड़े या दुपट्टा अपना अगर पेंट करना चाहती हैं तो थोड़ा बहुत हम थोड़ी जानकारी भी दे दें कि कुछ प्राइमरी कलर होते हैं, है ना। और उसमें जो खास तौर से अगर हम बात करें तो वैसे तो 3 जो है उनकी कैटेगरी है, श्रेणियां हैं, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी और टेरिस्ट्री कलर। तृतीयक रंग है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राइमरी कलर में जो रंग है जो किसी और की मदद से नहीं बनते, ये मौलिक हैं, लाल, पीला और नीला रंग, यानी कि पीला, नीला और लाल रंग। वैसे तो हम सोचते हैं शायद हरा होगा, लेकिन नहीं, नीला रंग है और पीला रंग है और लाल रंग है जो प्राथमिक कलर है। यानी कि ये किसी की मदद से नहीं बनते, ये बस इसी तरह से पाए जाते हैं और इनकी मदद से बहुत ढेर सारे रंग बन जाते हैं। जी। तो ये होते हैं कौन से रेणु जी? ये प्राइमरी कलर है ना, ये प्राइमरी। और इसके बाद जिनकी मदद से जो बनते हैं वो कौन से रंग होते हैं? द्वितीय कलर होते हैं, यानी द्वितीयक रंग होते हैं, जो 2 प्राथमिक रंगों के समान मात्रा में मिलाने से जब नया रंग बनता है तो इसे जाहिर है कि जैसा नाम से स्पष्ट है द्वितीयक हो जाते हैं। और 3 प्राथमिक रंग से 3 और कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं। लाल पीला जैसे अगर हम मिलाते हैं तो आप समझ रही होंगी कि नारंगी रंग बन जाता है। वहीं पीला और नीला रंग हम जब मिलाते हैं तो हरा रंग बनता है, यानी कि जब हमें हरा रंग बनाना हो तो पीला और नीला रंग मिला लीजिए और मात्रा जिस तरह से ज़्यादा कम होगी उसी हिसाब से गाढ़ा हरा या हल्के हरा रंग बन जाएगा। वहीं बैगनी रंग अगर बनाना हो तो हमें लाल और नीला रंग मिलाना पड़ता है। तो भाई आप परेशान ना हो, वैसे तो नारंगी, हरा और बैगनी रंग भी अगर आप वाटर कलर या किसी भी रंग में जाती हैं या फैब्रिक कलर में तो आपको ये बने बनाए रंग मिलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा आपको खास रंग चाहिए तो आप आसानी से बना सकती हैं। जी, आजकल बहुत अलग अलग तरह की मांग होती है, खासतौर पर बच्चियों की। मुझे तो ये मोव कलर चाहिए, मुझे क्रीमसन और हम पर्शियन ब्लू। अरे फिर उसे ढूंढने में हम लग जाते हैं कि भाई क्या क्या कलर मांग रहे हैं। और यही रंगों का जो वर्गीकरण आप कर रही हैं, बता रही हैं अभी, इसी में जो तीसरा प्रकार है वो है तृतीयक, यानी कि टर्शरी रंग। तो ये रंग है प्राथमिक, यानी जो पहला हमने किया वो, और जो दूसरा है सेकेंडरी यानी द्वितीयक। ये दोनों रंगों के मेल से जो बनता है ये तीसरा प्रकार है तृतीयक रंग। जैसे हम कहते हैं ना कि जो अभी हम बात कर रहे थे, रेडिश ऑरेंज, येलोइश ऑरेंज, येलो ग्रीन, मतलब मुझे नींबू वाला कलर चाहिए लेकिन जिसमें ना पीला हो ना हरा हो, इस तरह की जब मांग करते हैं हम। ब्लूइश ग्रीन या रेडिश वॉयलेट रंग हम कहें, मतलब ये बिल्कुल ही अलग अलग तरह का जो जब कॉम्बिनेशन बनाए जाएंगे तो ये तीसरा प्रकार इस तरह से बन जाता है। जैसे कि बैगनी में भी बहुत सारे जामुनी रंग ज्यादा हो जाता है, बहुत गाढ़ा हो, और बहुत हल्का अगर हो तो लवेंडर कलर हो जाता है। तो इनके शेड्स के लिए जाहिर है कि फिर इनमें से कहीं आप मिलाते हैं उसमें तो कुछ और ही रंग निकल कर आता है। लेकिन ये सारी चीजें हमें लगता है दीपा कि कहीं ना कहीं जब हम अभ्यास करते हैं और स्वयं जब करके देखते हैं तब उसका जो अनुभव होता है और जो जानकारी मिलती है वो तभी संभव है। खासतौर से रंगों की अगर हम बात करें, ये प्राथमिक रंग और जो द्वितीयक रंग है वो तो समझ में आता है कि वहां तक ठीक है, लेकिन जो ये जो कलर है ना तृतीयक की जो हम बात करते हैं, टर्शरी कलर, उसमें जाहिर है कि आपको अपना प्रयोग करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं कुछ नया दिखाना पड़ेगा। तो लगता है सखियां कोशिश तो करेंगी, उसको नए नए अपने कॉम्बिनेशन बनाएंगी और सुनेंगी साथ में ये गीत।
रंग भरे मौसम से रंग चुरा के, रंग भरे मौसम से रंग चुरा के, आ देखूं तेरी मांग में सिंदूर सजा के, सिंदूर सजा के। रंग भरे मौसम से रंग चुरा के, आ देखूं तेरी मांग में सिंदूर सजा के, सिंदूर सजा के। रंग भरे मौसम से रंग चुरा के, आ देखो पिया मैं तेरी तस्वीर बना के, तस्वीर बना के। रंग भरे मौसम से रंग चुरा के। मैं बेताब बड़ा हूँ, मैं बेचैन बड़ी हूँ, मैं बेताब बड़ा हूँ, मैं बेचैन बड़ी हूँ। रास्ता देख रहा हूँ, मैं तैयार खड़ी हूँ, जी कहीं लगता नहीं, कुछ मेरे बस में नहीं। ले चल मुझे नैनों की डोली में बिठा के, डोली में बिठा के। रंग भरे मौसम से रंग चुरा के, आ देखूं तेरी मांग में सिंदूर सजा के, सिंदूर सजा के। रंग भरे मौसम से रंग चुरा के। सब कुछ सोच लिया क्या, चाहते दी तो दिया क्या, ओ सब कुछ सोच लिया क्या, चाहते दी तो दिया क्या, तूने मुझको दिया क्या, मेरे पास रहा क्या, लूट लिया इस तरह। ये तो कहो किस तरह। बस गई आंखों में तू नींद उड़ा के, मेरी नींद उड़ा के। रंग भरे मौसम से रंग चुरा के, आ देखो पिया मैं तेरी तस्वीर बना के, तस्वीर बना के। रंग भरे मौसम से रंग चुरा के। हो 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 हो, आ जब तक जान रहेगी, तब तक साथ जिएंगे, ओ जब तक जान रहेगी, तब तक साथ जिएंगे, जब तक प्रीत रहेगी, तब तक प्यार करेंगे। ओ जिंदगी के नाम से हर किसी के सामने ये वादा किया मैंने कसम तेरी उठा के, कसम तेरी उठा के। रंग भरे मौसम से रंग चुरा के, आ देखूं तेरी मांग में सिंदूर सजा के। आ देखो पिया मैं तेरी तस्वीर बना
सिंदूर की जब बात आती है ना, तो सिंदूर का जो फल होता है या बीज कह लें उसको, बड़ा मजेदार होता है, बड़ी इलायची जैसा होता है, उसमें बड़े बड़े कांटे ऊपर जैसे, कांटे तो नहीं, थोड़े रोए जैसे होते हैं, उसको अगर आप तोड़ेंगी तो उसमें बिल्कुल वैसे ही बड़ी इलायची के बीज जैसे होंगे, और उसको अगर आप हाथ में रगड़ लें तो बिल्कुल सिंदूर वाला रंग आता है और बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। जी। तो ऐसा ही ऐसे ऐसे जो फल हैं या फूल हैं जिनको कह सकते हैं, या बीज हैं, उनसे किस तरह से रंग बनता है। जैसे हमने कहा ना कि हम लोगों ने होली की बात की, तो उसमें पोई से अगर जमुनिया रंग बनाना हो तो जामुन वाला रंग तो पोई फूल से बनता है, वहीं टेसू से हम केसरिया रंग बनाते हैं, और पीला रंग अगर बनाना हो तो जाहिर है कि हम गेंदे के फूल की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। जबा कुसुम है, और ये सारे जो फूल हैं वो किस तरह से रंग लाते हैं हमारे जीवन में, वो तो है ही। और वैसे ही पूजा में किस तरह से हम रंगों का इस्तेमाल करते हैं ना, शायद हमारे ऋषि मुनि या हमारे पूर्वज समझते होंगे कि रंगों का कितना महत्व है, तो इसीलिए वो कुमकुम, हल्दी, ये सब चीजों का इस्तेमाल करते थे। मेहंदी का इस्तेमाल, सूखी मेहंदी और गीली मेहंदी का इस्तेमाल हुआ करता था पहले के जमाने में। और फिर सिर्फ इतना ही नहीं रेणु जी, त्योहारों में देखिए, हर त्योहार तो हमारे रंग बिरंगे हैं और रंगों से भरपूर हैं। होली हो, पंचमी हो। हाँ, और ये तो है ही कि हमारे जो त्योहार हैं उनमें अलग अलग महत्व है। और वैसे ही जब नवरात्र की बात आती है तो एक अलग अलग दिन अब निर्धारित कर दिया गया है, और बड़ा अच्छा लगता है दीपा, जब जैसे आज वो रंग जो है 9 दिन का, खास तौर से जब एक दूसरे के पास संदेश आता है कि आज कौन सा रंग पहनना है, तो हम ढूंढने लगते हैं अपनी अलमारी में कि उस रंग का वस्त्र निकालें और पहने। और फिर जब कहीं कार्यालय हो, अब आजकल तो नहीं है ऐसा समय, लेकिन जब सामान्य दिन थे और जब सब कुछ खुला हुआ था, तो किस तरह से पूरे कार्यालय में अगर केसरिया रंग की बात आ रही है तो सब लोग कोशिश करते थे कि कहीं से मिलता जुलता केसरिया रंग पहन लें। फिर अगर किसी दिन नंबर आया हरे रंग का तो हरा हो जाता था पूरा वातावरण ना। और रेणु जी सिर्फ इतना ही नहीं, बनवा भी लेती है महिलाएं तो। जो कलर का 9 दिन में जो कलर इस्तेमाल होने वाले हैं, मुझे लगता है शायद बहुत सारी महिलाओं के पास वो कलर तो शामिल होंगे ही उनकी अलमारियों में। बिल्कुल जी। और नहीं है तो कर लीजिए भाई, यही तो मौका है जी, कि किस तरह से हम अपने मन को रंगीन रखें और खुश रहें। और इसी तरह हथकरघा और हस्तशिल्प के भी जो कलर, रंग बिरंगी चीजें होती हैं, ये कितनी प्यारी और सुंदर और हमें कितनी जल्दी आकर्षित करती है, और हम तुरंत बोलते नहीं ऐसी तो कोई सजावट वाली चीज, चाहे गुजरात की ले लीजिए, राजस्थान से ले लीजिए, या हमारे अन्य प्रदेश है, असम की तरफ भी इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर चीजें होती हैं। बहुत सुंदर रंग है। और जब राजस्थान की बात कही तो जैसे लगता है कि प्रकृति ने वहां पर इतना सूखापन दिया है, तो लोगों ने उसको रंगों से बिल्कुल रंगीन कर दिया है और रस भर दिया है। कितना चटक रंग वहां पर इस्तेमाल होता है, और लगता है कि वाह, अगर आपने एकदम चटक लाल, पीला और केसरिया रंग देख लिया और बैंगनी रंग देख लिया तो बस मन खुश हो जाता है ना। जब भी वहां जाते हैं तो ऐसा लगता है वो जो वहां की विशेष जो बांधनी साड़ियां होती हैं कि वो तो हम लेकर के जरूर ही आए। जैसे महाराष्ट्र में फिर पैठणी हो गई, इनमें भी देखिए रंग कितने चटक और प्यारे होते हैं। और वहीं लेकिन जो रंगों का संयोजन है वो सच में अलग अलग जगह का पता चलता है जी। वैसे ही अगर हम दक्षिण में जाते हैं तो खासतौर से बैगनी रंग, नीला रंग और केसरिया रंग ज्यादा दिखाई देते हैं। तो चलिए हम पूरे अपने भारत भर का भ्रमण करते हैं लेकिन फिलहाल आपसे लेना होगा इजाजत, क्योंकि सखी सहेली कार्यक्रम का समय हो रहा है समाप्त। तो रेणु चतुर्वेदी और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। सखी सहेली।